नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत। 1910 के भूमकाल विद्रोह में गुंडाधुर के लॉकअप से फरार होने की खबर के बाद ब्रितानी हुकूमत बौखला गई थी। कारण वो किरदार कौन है, कहां है, इस पर सबकी नजर थी। नहीं थी तो क्यों पर? क्योंकि यही वो व्यक्तित्व था जिसने अलग जगाई थी बस्तर के सुदूर जंगलों में। और जंगल में एक हल्की सी जुम्बिश की सदा दूर, बहुत दूर तक सुनाई पड़ती है। यह तो फिर भूमकाल था, तो लाजमी था उथल पुथल होना। और हो भी क्यों ना, जल जंगल जमीन पर पहला हक बस्तरिया का ही था। दरअसल निजाम से साल की लकड़ी कटाई का सौदा अंग्रेजों ने कर लिया था, और यह बात अंदर खाने से छनकर बाहर जब निकले अफवाह की शक्ल पर, तो आदिवासियों पर इसका दूसरा प्रभाव पड़ा। पर अंग्रेज ये डील किसी भी कीमत पर हाथ से निकलने नहीं देना चाहते थे। अगर डील कैंसिल होती तो जबरदस्त आर्थिक नुकसान होता, सो अलग, भद्द पिटती सो अलग। तो उन्होंने सबसे पहले उस दौर में वनों को संरक्षित घोषित कर दिया और आदिवासी कौम के पारंपरिक शराब बनाने को प्रतिबंधित कर दिया, ताकि शराब के केस में वहां के लोग उलझ जाएं और वे आसानी से साल के पेड़ों की अवैध कटाई कर सके और निजाम से 2 करोड़ रुपए वसूल सके। पर हुआ इसके उलट। वो आदिवासी तबका उग्र हो गया और अंग्रेजों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। नतीजन लकड़ी की कटाई की डील कैंसिल करनी पड़ी। अभी वो कुछ समझ पाते या इससे उबर पाते तभी बैला डीला खदान, जिस पर आयरन कोर पर अंग्रेजों ने बपौती मानकर दोहन करना शुरू कर दिया था, वहां उनकी चौकी पर आदिवासी सेना ने हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 12 जवान मारे गए और 35 घायल हुए। कारण सिर्फ इतना था कि गांव वालों को आने जाने वाले रास्ते को अंग्रेज सैनिकों के द्वारा बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी सामान्य दिनचर्या पर असर पड़ा। यहां भी अंग्रेजों का दांव उल्टा हुआ, उन्हें भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। अंग्रेज सैनिकों ने गोलीबारी कर दी, जिससे 6 आदिवासी मारे गए। रिटेलिएट एक्शन में आदिवासी सेना ने भी जो मारा। अंग्रेज किसी भी कीमत पर यह खदान छोड़ना नहीं चाहते थे। उनके सैनिकों के मारे जाने के परिणाम स्वरूप तभी 1914 में बैलाडिला परगना में 3 पेनक के पुजारियों को अंग्रेजों ने कील ठोक कर मार दिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली। दरअसल एक तबका कोयतुरों का है। कोयतुरों के पेनक मतलब देवता, जिन पर कोयतुरों का विश्वास है, आस्था है, और अंग्रेजों ने आस्था पर चोट पहुंचा दी। यहां से लड़ाई आस्था और विश्वास की थी, जिसे बल मिला सभी स्थानीय लोगों से। कोयतुरों ने तीर, कमान, गणासा, भाले, तलवारों से लैस होकर बंदूकधारी अंग्रेजों से मुकाबला किया। नतीजन अंग्रेजों को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और बैलाडीला पर कब्जा आदिवासी सेना को हो गया, क्योंकि अंग्रेजों के पास 200 या 250 सशस्त्र बल मौजूद था, जो नाकाफी था। अंग्रेजों ने अपनी हार देखते ही कांकेर की राजमाता से 3000 उनके खुद के सैनिक मांगे, ताकि वो विद्रोह कुचल सके। तब राजमाता ने उनके प्रस्ताव पर, जिसे प्रजा की राय मशूरा का वादा कर, उसे खारिज रखा। वो कोयतुरों का साहस जिसने अंग्रेजों को धूल चटाई, उसका नायक कोई और नहीं बल्कि गांव तेलावट मुकाम कांकेर में जन्मे श्री हीरा सिंह देव उर्फ कंगला माझी ने किया था। 1913 को स्वतंत्रता संग्राम का आगाज बालोद जिले के डोंडी विकासखंड के बागमर गांव से शुरू संग्राम जन आंदोलन की शक्ल ले चुका था, जिसकी बखूबी कंगला माझी ने नेतृत्व दिया। परिणाम यह हुआ कि 1915 से 1918 तक लगातार स्वतंत्र गोंडवाना राज्य की मांग के लिए अंग्रेजों से बैठकें होती रही। 1919 में अंग्रेजों ने कांकेर और धमतरी क्षेत्र को मिलाकर एक गोंडवाना राज्य देने का प्रस्ताव दिया, जिसे कंगना माझी ने सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि उनका मानना था विराट गोंडवाना राज्य के वंशजों को एक छोटे से बहुभाग का लालच देकर अंग्रेज खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे वो मानने से इनकार करते हैं। और इस इनकार के परिणाम स्वरूप उस समय की सत्ता के सन्मुख अपनी सारी चल अचल संपत्ति कोयतुरों को समर्पित कर अपनी खुद की सेना को व्यापक विस्तार देने की पहल की, जिसे समर्थन करने इस जंगल जमीन की लड़ाई के स्वर को बुलंद करने हेतु
नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी आगे आए। इस तरह जिस पर आजाद हिंद फौज का गहरा प्रभाव पड़ा, अब के बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इतने इलाकों में कंगला मांझी जी का सीधा प्रभाव था और काम भी इतना गजब का था कि एक पुकार पर लाखों सैनिक तुरंत खड़े हो जाते थे और यह परंपरा आज भी कायम है। दरअसल 1920 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के कांकेर के रहने वाले हीरा सिंह देव मांझी ने 57 आदिवासी समुदायों को साथ लेकर मध्य भारत के आदिवासियों की आजाद हिंद फौज का गठन किया और अलग कंगला मांझी सरकार की घोषणा की। कंगला मांझी सरकार के आदिवासी सैनिकों ने आजादी की लड़ाई में सबके साथ मिलकर संघर्ष किया। 1947 में बेशक देश आजाद हो गया, पर इस फौज ने अपना सांगठनिक ढांचा खत्म नहीं किया और आजादी के आज 74वें साल में भी वह बना हुआ है। चल अचल संपत्ति की खरीदी बिक्री के लिए मांझी सैनिकों के बीच आज भी आजाद हिंद फौज का स्टाम्प पेपर चलता है। भारत भूमि का नाम का संविधान और चक कानून रजिस्टर्स का पालन करना इन सैनिकों के लिए अनिवार्य है। इस निरंतर चलने वाले आंदोलन को झटका 5 दिसंबर 1984 को लगता है, जब हीरा सिंह देव उर्फ कंगला मांझी जी का निधन हो जाता है। देश की सरकार का रवैया तुरंत बदल जाता है। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने मांझी सरकार की स्थापना करने वाले हीरा सिंह देव मांझी को कभी सम्मानित भी किया था। उनके फौजियों का तर्क है कि वे आदिवासी समाज के हक की लड़ाई अब भी लड़ रहे हैं। संगठन में अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए बाकायदा चुनाव भी होते हैं, पर सुप्रीम पावर राजमाता होती है। संगठन का लोकतांत्रिक ढांचे होने के बावजूद सभी मामलों में राजमाता का फैसला सबसे ऊपर होता है। संगठन की कमान हीरा सिंह देव मांझी की विधवा फुलवा देवी के हाथ में थी। हालांकि आजाद हिंद फौज के इन सैनिकों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अधिकतर सैनिक मजदूरी करके अपने आजीविका चलाते हैं। इन सैनिकों का कहना है आज भी सरकार इनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार करती है और अफसर इनका मजाक उड़ाते हैं। संगठन में हीरा सिंह देव मांझी की विधवा बिरजा देवी को राजमाता का दर्जा प्राप्त था, जिनका निधन कुछ वर्ष पूर्व हुआ। उसके बाद संगठन की कमान कंगला मांझी की दूसरी पत्नी फुलवा देवी जी के पास है। उनके अनुयायी आज भी हर बरस उनकी पुण्यतिथि को एकत्रित होकर आजाद हिंद फौज की तरह संगठित होकर उन्हें याद करती है। बेशक भूलन कांदा बस्तर के जंगलों में होता है, जिसकी तासीर ये होती है कि जो खाता है उसकी स्मृति कुछ समय के लिए विलोपित हो जाती है। पर सवाल ये कि 98 बरस से वो गोंडवाना को नहीं भूले, पर सियासत कैसे भूल गई कि ये विज्ञान तो किसी को नहीं पच सकता कि भूलन कांदा बेशक बस्तर में होता है, पर स्मृति लोग सियासतदानों की क्यों है? सोच के बताइएगा। नमस्कार।